Okay, students, so we have done the addition of vectors, log triangle, analytical method, theoretical method, and parallelogram also. And today we are going to solve the questions based on only two vectors. अब जितने भी क्वेश्चंस होंगे will be based on r is equal to vector a plus b. जैसे first question is the greatest and least resultant of two forces acting at a point is 10 Newton. Second one is 6 Newton respectively. If each force is increased by 3 Newton, find resultant of new forces when acting at a point at an angle of 90 with each other. Means what is the meaning of this question? Question is saying there are two forces. दो फोर्स हैं 10 न्यूटन और 6 न्यूटन. इन दोनों का जो ग्रेटेस्ट और लीस्ट रिजल्टेंट है वो 10 है और दूसरा कितना है 6 न्यूटन. तो बताइए अगर इन दोनों फोर्सेस में 3 न्यूटन और ऐड कर दिया जाए मींस इंक्रीज कर दिया जाए तो रिजल्टेंट ऑफ न्यू फोर्स क्या होगा अगर ये दोनों 90 पर एक्ट करे तो जैसे इसको अगर सॉल्व करना है तो पुरानी थ्योरी तो काम में आएगी. फर्स्ट विल राइट द ग्रेटेस्ट रिजल्टेंट कब आता है? Under what condition the sum of two vector will be maximum? You know very well when angle will be 0 degree. तो उसमें रिजल्टेंट आया था a plus b. अगर मैं ये मानता हूं कि फर्स्ट फोर्स a है और सेकंड फोर्स b है तो हम लोगों को ये गिवन है कि a plus b ग्रेटेस्ट सम जो वैल्यू आएगी वो कितनी है 10. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली इसने बोला है कि जो लीस्ट रिजल्टेंट होगा तो लीस्ट रिजल्टेंट का मीनिंग क्या है? कम से कम. और दो वेक्टर का सम लीस्ट रिजल्टेंट में कब कन्वर्ट होता है? जब हम दोनों वेक्टर को माइनस करते हैं यानी 180 डिग्री a माइनस बी इस टाइप से. तो यहाँ पर मुझे मैग्नीट्यूड ही लिखना होगा डायरेक्ट क्योंकि मुझे मालूम है कि मिनिमम वैल्यू अपन लोग को क्वेश्चन में दी गई है यानी a माइनस बी इज इक्वल टू 6 न्यूटन. इक्वेशन नंबर 2. अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे b से b कैंसिल होगा. यहाँ पे क्या हो रहा है फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में ऐड किया तो 2a का वैल्यू कितना आया 16. यहाँ पे b से b कैंसिल तो a का वैल्यू आएगा आपका 8 न्यूटन. ये फोर्स हमें मिल गया कि एक फोर्स हमारा कितना है 8 न्यूटन. तो अगर a का वैल्यू कहीं भी रख दोगे इसमें क्योंकि आसान है तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन दिया a का वैल्यू 8 न्यूटन, b मुझे मालूम करना है और ये था 10 तो सेकंड फोर्स आएगा 2 न्यूटन. ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था कि दो फोर्सेस का मैक्सिमम रिजल्टेंट 10 है मिनिमम 6 है. इन दोनों की हेल्प से मुझे a और b का वैल्यू मालूम हो गया. बट क्वेश्चन में बोला गया है कि जो नया फोर्स होगा वो इसमें इंक्रीज बाय 3 यानी a प्लस 3. a का वैल्यू मेरे पास 8 है और इसमें अगर 3 इंक्रीज कर लूं तो बन जाएगा 11 न्यूटन. b डैश न्यू फोर्स b का ओरिजिनल वैल्यू इंक्रीज बाय 3 यानी 2 प्लस 3 तो दिस विल कम 5 न्यूटन. अब इसमें कहा गया है कि ये दोनों 90 पर वर्क करते हैं यानी इस टाइप से एंगल अगर 90 हो तो रिजल्टेंट कैसे आता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. नया फोर्स 11 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर. इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा रूट ऑफ 146 न्यूटन. तो ये एक पहला क्वेश्चन था. किस पर था? जो पुरानी थ्योरी थी कि जब भी फोर्सेस का रेंज की हम लोग बात करते हैं तो मिनिमम होता है a माइनस बी और मैक्सिमम होता है a प्लस बी. तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि ग्रेटेस्ट 10 है यानी a प्लस बी 10, लीस्ट 6 है मींस a माइनस बी 6. दोनों से फोर्सेस निकाले. बाद में बोला कि 3 इंक्रीज कर ले. आगे इसी क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि 10% इंक्रीज कर दें इनिशियल वैल्यू का कुछ भी या 5% इंक्रीज कर दें और 60 पर एंगल दे दें. जहां पे मैंने 90 दिया वहां 60 हो सकता है 53 हो सकता है किसी भी टाइप की वैरायटी हो सकती है. अब इसी टाइप से देखो क्वेश्चन नंबर 2. जैसे थोड़ा थोड़ा लेवल धीमे धीमे चेंज होगा. क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर आते हैं वैरायटी देखो तो इसमें लिखा हुआ है टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर एट व्हाट एंगल आर दे इंक्लाइन. मतलब दो फोर्सेस हैं. आगे आने वाली फिजिक्स में जब भी जैसे लिखा है कि दो फोर्सेस हैं दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो एक दूसरे के इक्वल है और इनका जो रिजल्टेंट आता है वो भी इक्वल है. देखिए टू इक्वल फोर्सेस हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर.
यानी दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। उन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड किसी एक वेक्टर के इक्वल है। तो दोनों किस एंगल पर होंगे? अब बताइए। हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है और मुझे उनका सम करना है तो 2a cos थीटा बाई 2। अगर ये रिजल्ट नहीं मालूम है तो पीछे का रिकॉर्डेड लेक्चर देख के समझो। अब इसमें कहा गया है कि जो रिजल्टेंट है, अगर मैं मान लूं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जैसा क्वेश्चन में बोला है अगर वो ए हो, क्योंकि ये आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर ए रखिए। ये बनेगा 2a और ये होगा cos थीटा बाई 2। ए से ए कैंसिल, इधर आएंगे तो 1/2 होगा। ये cos थीटा बाई 2 होगा। 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है? 60। तो यहाँ पर लिखिए 60, cos से cos कंपेयर हो गए, यहाँ बचा थीटा बाई 2। इजिली सॉल्व हो गया कि थीटा का वैल्यू 120 होगा। ये आगे से हमें माइंड में रखना है क्वेश्चन की स्पीड बढ़ाने के लिए कि अगर दो फोर्सेस आपस में वर्क कर रहे हैं और उनका रिजल्टेंट भी इक्वल ही आ रहा है तो वो तभी होगा जब उनका आपस में एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। यानी कुछ ऐसे, अगर ये है, यहाँ पर कोई एक फोर्स ए है और ये दूसरा बी है। अगर ये एंगल का वैल्यू 120 है और इसका मैग्नीट्यूड इफ इट इज स्मॉल ए और ये भी अगर स्मॉल ए होगा, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट आने वाला है वो रिजल्टेंट भी ए ही आएगा। ये क्वेश्चन में स्पीड को बढ़ाने के काम करेंगे। तो इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर, अब चलो 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, टू फोर्सेस whose magnitude are in the ratio 3 is 5। दो फोर्सेस हैं जिनका रेशियो 3 और 5 है। गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। ये दोनों मिलके 28 न्यूटन का रिजल्टेंट देते हैं। इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लाइनेशन इज 60, दोनों 60 एंगल पर हों। मतलब कहने का ये है कि अगर एक फोर्स आपका ए है, मान लो वो 3x है, ठीक? तो जो दूसरा वाला फोर्स होगा या जिसको मैं वेक्टर बी मान रहा हूँ, रेशियो है 3:5, तो उसको होना पड़ेगा 5x। यानी एक अगर 3 टाइम्स है तो बी 5 टाइम्स होगा, ये रेशियो में दिया है। और ये दोनों आपस में कितने एंगल पर हैं? 60 डिग्री पर। तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख दो। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है मैग्नीट्यूड वाइज, उसका वैल्यू आ जाता है 28 न्यूटन। ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। If the angle of their inclination is 60, find the magnitude of each other। अब मान लो ये सिचुएशन कहीं फिजिक्स में आ गई, मुझे ये बताना है कि इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सिंपल अपने फॉर्मूले पे जाइए। यही होता है आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का 2ab cos थीटा। यही हमने पढ़ा हुआ है। अब देखिए रिजल्टेंट जहाँ पे लिखा हुआ है वहां पे 28 का स्क्वायर लिखा जाएगा। ए का वैल्यू आपका 3x है तो ये होगा 9x स्क्वायर। बी का वैल्यू 5x है तो ये होगा 25x स्क्वायर प्लस का 2। ए का वैल्यू है 3x और बी का वैल्यू है 5x और cos, यहाँ पर वैल्यू आएगी cos 60। cos 60 1/2 होता है, इस 2 को कैंसिल कर देगा। यहाँ पर आराम से देखिए 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर 5 3 जा 15, 15 को 25 से ऐड करोगे 40 आएगा। 9 से ऐड करोगे तो ये बनेगा 49x स्क्वायर, है ना? और यहाँ पे लिखा हुआ है 28। अगर मैं इस स्क्वायर को इधर कर दूं तो यहाँ रूट आ गया, यानी ये आ गया 7x और ये हो गया 28, तो x का वैल्यू आ गया 4। आ गया। तो इस टाइप से मैंने रेशियो के बीच में एक x की वैल्यू निकाल दी। अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इनका मैग्नीट्यूड क्या है। तो पहले फोर्स को मैंने क्या लिया हुआ था मैग्नीट्यूड में? 3x, x का वैल्यू है 4, तो इसका आंसर हो गया 12 न्यूटन। इसी टाइप से b का मैग्नीट्यूड कितना था? 5x। 5x का मतलब है x का वैल्यू है 4, तो ये आंसर आ गया 20 न्यूटन। इस टाइप से, यानी कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि कंपोनेंट ना करते हुए मुझे इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा और वेरिएशन चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अच्छा है, इसमें एक और काम करना है। जैसे ये क्वेश्चन मैंने सामने लिखा, मैं इसको रीड कर रहा हूँ, उसके बाद तुम लोग इसको पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। फिर बाद में टैली करो कि जो तुम सोच रहे थे वैसे ही मैंने किया, या अगर तुम्हारा मेथड अलग है मेरा अलग है, तुम्हारे पास दो आ जाएंगे और नहीं आएगा तो समझ आएगा।
क्वेश्चन में है कि द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए। मतलब ए और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। तो जितना बोला गया है पहले उतना कर लो। मान लो ये हमारा वेक्टर ए दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा वो वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर होगा, यानी यहाँ से वो एंगल 90 बनाएगा। जैसा बोला गया मैंने कर दिया। इसमें लिखा था द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, बन गया। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो जो भी वेक्टर बी होगा उसका हाफ होगा। ये भी हमें दे दिया। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल बताइए। तो अब देखो यहाँ से तुम्हें लॉजिकली ये सोचना पड़ेगा कि अगर वेक्टर ए ये है, रिजल्टेंट ये है, तो मैं रैंडमली एक बना देता हूँ कि मेरा वेक्टर भी यहाँ पर कहीं होगा। लेट अस कंसीडर रिजल्टेंट के साथ ये थीटा एंगल बनाता है, ठीक। अब अगर यहाँ पे इजिली सॉल्व करो तो ये देखना मैंने ये एक डॉटेड लाइन बना के इस डायग्राम को पूरा किया। यहाँ पे लिखा पॉइंट ओ, यहाँ लिख दिया पी और यहाँ पे लिख दिया क्यू। ध्यान से देखो तो जो ये रिजल्टेंट है तो वो रिजल्टेंट वही होगा जो वैल्यू पी क्यू की होगी। अगर ये वाला जो वेक्टर बी है इसका अगर मैं कंपोनेंट बनाऊं, कंपोनेंट मतलब ये वो लाइन है, रिजल्टेंट की वो लाइन है जहां से ये थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे कॉस कंपोनेंट होना चाहिए। या ऐसे सोच लो कि जो वेक्टर बी है वो हमारा बेस लाइन है, तो बेस लाइन ही एंगल बनाती है, तो इस लाइन पर ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, बी कॉस थीटा। यहीं पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कैसे, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैंने बनाया था वो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ रहा है, उसके यहाँ पे किसके आ रहा है, बी कॉस थीटा। क्योंकि मैंने बी वेक्टर बी के अगर मैं दो कंपोनेंट बनाऊं, एक यहाँ पर बनेगा तो वो वैल्यू होगी बी साइन थीटा, और एक ये जो कंपोनेंट बनेगा ये होगा बी कॉस थीटा। चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो बी कॉस थीटा। तो डायग्राम से साफ दिखाई दे रहा है ए के परपेंडिकुलर जो रिजल्टेंट आ रहा है वो बी कॉस थीटा के इक्वल होना चाहिए। और रिजल्टेंट की वैल्यू आपके पास कितनी है, b/2। ये तुम्हें क्वेश्चन ने ही दिया था कि हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड होगा, तो b/2 किसके इक्वल हुआ, बी कॉस थीटा। बी से बी कैंसिल कर दो, यहाँ बचेगा 1/2। 1/2 वैल्यू किसकी होती है कॉस में, 60, तो थीटा की वैल्यू 60 आ गई। पर अपना टारगेट ये तो नहीं है, मुझे तो ये बताना था कि ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा। तो वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल होगा मान लेते हैं वो अल्फा है, तो पहले 90 एंगल जाओगे तो रिजल्टेंट तक पहुंचोगे। फिर रिजल्टेंट और वेक्टर बी के बीच में एंगल था थीटा, तो ये एंगल मुझे चाहिए था 90, और थीटा मैंने सॉल्व किया है 60, तो इसका आंसर आएगा 150। हो गया। तो इस टाइप से वेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आगे मजा आने वाला है। अब जैसे मान लो इसी टाइप से एक क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये, और देखना इस टाइप के क्वेश्चन को लेने का पर्पज ये है कि लॉज ऑफ मोशन में इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो बाय यूजिंग वेक्टर कितनी जल्दी तुम सॉल्व कर सकते हो। विदाउट वेक्टर तो फिजिक्स होती नहीं है। जैसे यहाँ लिखा है टू फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड साइमल्टेनियसली, एक साथ एक्ट ऑन ए पार्टिकल पर वर्क करते हैं एट एन एंगल 120 विद ईच अदर। मतलब अगर इसी सिचुएशन की बात करें तो क्या ऐसा बोला जा रहा है कि मान लो एक फोर्स F1 है और दूसरा फोर्स हम लोग मान लेते हैं कि वो F2 है, ठीक। ये दोनों लेट अस सपोज थीटा एंगल पर वर्क करते हैं, एक ही पर एंगल वैसे दिया हुआ है पर बाद में वैल्यू डालेंगे विद ईच अदर। अब अगर मैं इसका रिजल्टेंट बनाऊं तो रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा, इसको पैरेललोग्राम के बेस पे पूरा इकट्ठा बंद कर दो। तो ये इसका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मैं ए भी बोल रहा हूँ पर F1 F2 लिख रहा हूँ, बात समझ में आ रही होगी। F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर और ये होगा +2 F1 F2 और cos थीटा। और अगर तुम्हें इसको अपने जनरलाइज प्रैक्टिस में लाना है तो इसको ए मान लेना और इसको बी मान लेना। तो इस फॉर्मूले को और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। ये अपना सब्स्टिट्यूशन है, जैसे भी ठीक लगे। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, आगे अब देखना, ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने रीड किया और कुछ बड़ी बात नहीं थी। दो फोर्सेस थे, थीटा एंगल पर थे और उनका रिजल्टेंट का इक्वेशन बनाया और लिख दिया। अब जरा आगे पढ़ो, इसमें आगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि इफ वन ऑफ देम इज रिवर्स, अगर इन दोनों में से किसी एक का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। तो देखो, ये जो F2 है, रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि इसको ठीक नीचे बना दूं तो ये माइनस का F2 आ जाएगा। माइनस F2 का मतलब वेक्टर बी को हम लोगों ने रिवर्स कर दिया, मींस इसका नेगेटिव वेक्टर बना दिया। इससे होगा क्या, जब ये वेक्टर यहाँ पे बनकर आएगा तो इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, रिजल्टेंट भी ऐसे इधर कहीं जाएगा। रिजल्टेंट लिखा जाएगा, ए वेक्टर तो वैसा ही रहा। आपने नेगेटिव किसको किया, बी को, तो यहाँ ऐड करोगे किसको, माइनस बी को, कर दिया। अब इसमें देखो, वही जैसा हम लोग पैरेललोग्राम में पढ़ते थे, मान लो मैंने ऐसे किया। अब सोचो कि ये एंगल तो अपन लोग के पास थीटा था इतना, पर मुझे अब जो एंगल चाहिए वेक्टर ए और बी के बीच में, तो ये तो डायरेक्शन है वेक्टर ए का और ये डायरेक्शन है नेगेटिव वेक्टर का, तो क्या मुझे ये एंगल चाहिए, ये पूरा एंगल अगर देखोगे सीधा लाइन 180 होता है। ए और बी के बीच में जो इतना एंगल अब बचा है, जिसको मैं ये लिख रहा हूँ, वो बचेगा 180 माइनस थीटा। सिंपल। तो अगर दूसरी इक्वेशन बनाओगे तो आर स्क्वायर इक्वल, पहले लिखोगे ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, और अब दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा हो गया। मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में जैसे मैंने समझाया था, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से रिजल्टेंट आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का 2ab कॉस थीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये आ गया रिजल्टेंट। अब यहाँ पर एक चीज और गलती नहीं करना, क्योंकि अनइक्वल वेक्टर है। अगर ये R1 रिजल्टेंट आया है तो इसको मैं R2 से लिख देता हूँ। दोनों अलग अलग आएंगे तो इक्वल तो आएंगे नहीं, तो इक्वेशन 1 और 2 हो गई। अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट देखते हैं। इसमें लिखा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज बिकम्स रूट 3 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, एक सिंपल सी चीज है कि जो फोर्स इक्वल होता है ma, अगर वही पार्टिकल है तो मास तो बदला नहीं। मास अगर बदला नहीं तो इसका मतलब हुआ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन का मतलब हुआ कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे रिजल्टेंट का है, तो रिजल्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्सेलरेशन का। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले यानी बाद का एक्सेलरेशन और पहले का एक्सेलरेशन, a2 मतलब जब वो चेंज हो जाता है, a1 जब वो पहले था, तो इसमें ये किसके इक्वल आएगा, इसमें साफ लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बिकम्स रूट 3 टाइम्स, यानी a2 का वैल्यू रूट 3 टाइम्स हुआ और a1 का वैल्यू हमें मानना पड़ा 1। मैंने ये मान लिया कि a1 मेरा 1 था और बाद में रूट 3 टाइम्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। अब ये a2 अपॉन a1 क्या है, a2 उतना ही होगा जितना सेकेंड टाइम में रिजल्टेंट फोर्स होगा। A1 एक्सेलरेशन उतना ही होगा जितना फर्स्ट टाइम रिजल्टेंट फोर्स था, क्योंकि एक्सेलरेशन डिपेंड करता है फोर्स पर। तो A2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, R2 रिजल्टेंट, और A1 की जगह क्या लिख सकते हैं, R1 रिजल्टेंट। तो यहाँ तक इसको पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लो और नोट करने के बाद मैं इधर जगह बना के इसको लिख देता हूँ। नोट कर ही लिया होगा रोक के, और यहाँ पे ऐसे। हाँ, तो अपने पास एक कंडीशन बनकर आ रही है कि a2 अपॉन a1 इक्वल होगा रूट 3 अपॉन 1 और a2 विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजल्टेंट 2 और 1। ये इक्वेशन बनी। अब देखिए R2 का वैल्यू अपने लोग के पास क्या आया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और R1 का रिजल्टेंट आया a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, और इन दोनों पे अंडर रूट भी है, लेकिन यहाँ पे रूट 3 अपॉन 1 है, तो इसको स्क्वायर करके लिख दो 3 अपॉन 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक,
अब देखते हैं, अब इसकी आएगी कैलकुलेशन। तो कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो यहाँ से क्या रह जाएगा, ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर माइनस का 2ab कॉस थीटा, इसको उधर करेंगे तो ये होगा 3a स्क्वायर 3b स्क्वायर और 3 2 जा 6 माइनस का 6ab कॉस थीटा। ये इक्वेशन बनकर आई। अब इसको हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो देखना आगे चलते हैं। सिंपल है, ये 3a स्क्वायर है। देखो 3a स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर माइनस करोगे तो 2a स्क्वायर आएगा, प्लस ये 3b स्क्वायर है, b स्क्वायर लेफ्ट से राइट में ले जाओगे तो बचेगा 2b स्क्वायर माइनस का 6ab cos थीटा है, ये 2ab इधर जाएंगे तो प्लस के बन जाएंगे। यहाँ से ये वाली वैल्यू नहीं, सॉरी, ये यहाँ पे प्लस का साइन था भी गड़बड़ हो जाता है, ये भी प्लस है तो ये 2 उधर जाएंगे तो ये बन जाएंगे प्लस का 8ab cos थीटा, और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं बचा तो 0। अब इसमें क्या करो, ये 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 1, इसमें से 2 कॉमन लो और लेफ्ट हैंड साइड 0 में डाल दो, तो इक्वेशन बनकर आएगी a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab cos थीटा इक्वल 0। यहां तक अपनी इक्वेशन बनकर आ गई। ए को मैंने क्या माना हुआ है, F1, और बी को माना हुआ है F2, यानी फोर्स नंबर 2, वो ध्यान रखना है। चलो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 4ab, और थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे 120 दी गई है, तो इस जगह लिखोगे cos 120 इक्वल टू 0। अब इसमें एक काम करते हैं, अगर पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड करें तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1, और ये वाली जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, cos 90, क्या लिख सकते हैं इसको, cos 90 प्लस 30, तो cos 90 प्लस 30 अगर लिख के यहाँ पे सॉल्व करोगे तो जो वही अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री। सिंपल है, cos 120 मतलब cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस 30 यानी क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड सेकंड में होता है cos नेगेटिव, तो ये माइनस साइन आ गया, और यहाँ पे वैल्यू आएगी sin 30 यानी 1/2। तो इस तरफ तुम्हारे सामने बचेगा 2ab, और मैंने पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड भी किया हुआ है, तो यहाँ पे b स्क्वायर से डिवाइड किया और ये 0 आ गया। अपन के पास आएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का b से b कट गए, तो 2a अपॉन b इक्वल टू 0। यहाँ तक ये इक्वेशन सॉल्व होके आ गई। अब देखिए, फिर से पॉज करो और इसके नोट्स बनाओ, और यहाँ पे मैं इसको हटाए दे रहा हूँ, ये लो। चलो, अब इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए मैं क्या मान लेता हूँ कि x का वैल्यू अगर a अपॉन बी हो, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, बस मैथ्स का पार्ट है, थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो a अपॉन बी की जगह अगर x मानोगे तो ये x स्क्वायर होगा, ये प्लस का 1 होगा, और ये 2x इक्वल टू 0। हम लोग इसको लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसके फैक्टर कर लो, यहाँ पर होगा x स्क्वायर, ये इसमें जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर x लिख सकते हो, यहाँ पर माइनस x लिख सकते हो, ये प्लस 1 होगा और ये 0 होगा, क्योंकि इसको ऐड करें तो माइनस 2x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आना चाहिए, तो वो आ रहा है। अब इसमें से क्या करो, x कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 1, यहाँ से अगर कॉमन लेते हैं माइनस 1 का तो ये आएगा x माइनस 1 और इक्वल टू 0। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो दो फैक्टर आ रहे हैं, x माइनस 1 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब कहने का ये है कि x का वैल्यू हमें 1 मिल गया। तो हम लोगों ने ये निकाल दिया कि x का वैल्यू 1 होगा, और x की जगह मैंने क्या माना हुआ है, a अपॉन b माना हुआ है, ये देखिए, और a अपॉन b का वैल्यू 1 आ रहा है। a को मैंने F1 बोला था, b को मैंने F2 बोला था, तो ये 1 आ गया, यानी दोनों फोर्सेस का जो रेशियो है वो 1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि दोनों फोर्स की वैल्यू 1 आएगी। अब इसमें हमने क्या सीखा, कभी भी फिजिक्स में इस टाइप की सिचुएशन आए कि 120 डिग्री पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, और उसमें से अगर एक की डायरेक्शन सडनली बदल दी जाती है तो एक्सेलरेशन रूट 3 टाइम्स हो जाएगा, ये दिमाग काम करेगा। और अगर रूट 3 टाइम्स दिया है तो हमें ये सोचना होगा कि वो फोर्सेस कैसे थे, तो इक्वल थे। तो ये है वेक्टर की इंपॉर्टेंस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा है। द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q इज R इफ Q इज डबल, R इज डबल। मतलब दो वेक्टर हैं P और Q जिनका रिजल्टेंट R है, उसमें से अगर Q जब डबल हो जाता है तो रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है। अगले स्टेप में बोल रहे हैं कि जब Q को रिवर्स करते हैं तो R अगेन डबल, Q को रिवर्स कर देते हैं तो रिजल्टेंट फिर डबल हो जाता है। तो ये बताइए फिर P रेशियो Q रेशियो R क्या था? यानी दो वेक्टर हैं जिनका रिजल्टेंट R है। Q को अगर मैं डबल करूं तो R डबल हो जाता है। अगर मैं Q को रिवर्स कर दूं यानी नेगेटिव वेक्टर बना दूं तो R फिर से डबल हो जाता है। तो P, Q और R का आपस में रेशियो क्या था? ये है क्वेश्चन। तो एक-एक कंडीशन पे चलते हैं। तो इसमें देखिए, जो पहले खुद से ट्राई करोगे, बाद में इसको पॉज़ करो और फिर बाद में सॉल्यूशन आके देखना है। तो स्टेप 1 में 2 वेक्टर हैं, उनके लिए सिंपली इक्वेशन क्या बनाएँगे? रिजल्टेंट R स्क्वायर, अगर 2 वेक्टर हैं तो P स्क्वायर, Q स्क्वायर और 2PQ कॉस थीटा, दिस इज़ माय इक्वेशन नंबर 1। ये जो इक्वेशन बनाई जा रही है, ये किस कंडीशन पे बनाई जा रही है? सिर्फ़ मैंने इतना पढ़ा, रिजल्टेंट P एंड Q इज़ R, इक्वेशन बना दी। उसके बाद फिर आगे चले, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में बोला गया है कि Q की वैल्यू को डबल कर दिया जाता है। तो चलिए, P का कुछ नहीं हुआ, Q को डबल किया तो यहाँ पर आएगा 4Q स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट भी बन जाएगा 4PQ कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि जहाँ पे Q लिखा है वहां मैंने सिर्फ 2Q लिख दिया है। Q का स्क्वायर किया तो 4Q हो गए। Q की जगह 2Q रखा तो ये 4 आया और इसने बोला है कि रिजल्टेंट भी इसका ऐसा करने पे डबल हो जाता है। तो R की जगह 2R रखोगे तो यहाँ पर आएगा 4R स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं। स्टेप नंबर थर्ड। थर्ड में बोला गया है कि Q को रिवर्स कर दो तो R फिर से डबल हो जाएगा। रिवर्स करने का मतलब ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर टाइप का इक्वेशन आना चाहिए। तो जब इसको रिवर्स करोगे और रिजल्टेंट डबल ही होगा तो यहाँ तो 4R स्क्वायर ही आएगा। P में कोई चेंज नहीं आएंगे। इसको रिवर्स किया होगा और रिवर्स करने का मतलब है यहाँ पे Q स्क्वायर ही रहेगा। बस चेंज कहाँ पर आएगा? जहाँ पे प्लस आता था वहाँ 2PQ कॉस थीटा आएगा और ये थ्योरी में तुमने पढ़ा हुआ है। यानी एक वेक्टर ए और बी को जब हम लोग ऐड किए थे ना लॉग ट्रायंगल में तो ए प्लस बी आया था। फिर मैंने बोला था कि ए माइनस बी निकालो तो क्या करोगे? तो बी को नेगेटिव बनाया था। नेगेटिव बनाने में थीटा की वैल्यू 180 माइनस थीटा हो जाती है। इस वजह से ये माइनस साइन आया। इसने बोला है क्यू को रिवर्स करो, आर फिर डबल हो जाता है। तो डबल कर दिया। ये 3 इक्वेशंस ऐसे तुम लोग पहले बनाओगे। अब चैलेंज ये है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो थोड़ा-सा लीनियर इक्वेशन की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। मान लो कि अगर मैं दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन से माइनस करूं तो मुझे क्या मिलेगा? दूसरी इक्वेशन से पहले को माइनस कर रहा हूँ, ये 4R स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3R स्क्वायर। फिर पी स्क्वायर से पी स्क्वायर माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? ये पी से पी कैंसिल हो जाएंगे। 4Q स्क्वायर से क्यू स्क्वायर माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3Q स्क्वायर। 4PQ cos थीटा से 2PQ cos थीटा अगर यहाँ से जाएंगे तो बचेंगे सिर्फ 2PQ cos थीटा। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन है 4। अभी देखना थोड़ी देर में पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को थर्ड से ऐड कर रहा हूँ। अब ये मैथ्स आ गई है, फिजिक्स तो बेसिकली खत्म हो गई, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का चैलेंज है। 1 को थर्ड में ऐड करो, आर स्क्वायर 4R स्क्वायर। तो जब ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 5R स्क्वायर। 1 और थर्ड। पी स्क्वायर को पी स्क्वायर में ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2P स्क्वायर। इस क्यू स्क्वायर को क्यू स्क्वायर में ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2Q स्क्वायर। माइनस 2P की कॉस थीटा प्लस 2P कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ गया 0। 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो ये इक्वेशन आएगी 5R स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और दैट विल गिव यू P स्क्वायर Q स्क्वायर। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब यहाँ तक 5 इक्वेशन तक बना ली। अब एक काम करो, अगर मैं इस थर्ड इक्वेशन को एक मिनट मैं पहले कर देता हूँ। थर्ड को फोर्थ इक्वेशन से ऐड कर रहा हूँ।
तो थर्ड कहाँ है? पहले ये देखो 4r² 3r², तो जब इनको ऐड किया तो कितना आया? 7r²। फिर 3q² और ये q², तो यहाँ पे q कितने मिलेंगे? 4q²। पर यहाँ पे p नहीं है, पर इस जगह तो p है, तो यहाँ पे लिखना होगा p²। अब ये प्लस का 2p cos थीटा, ये मैंने क्यों ऐड किया 3 4 को? थोड़ा लॉजिक से सोचो, क्योंकि एक जगह यहाँ पे 2pq प्लस का है और ये माइनस का है, ऐड करने से कैंसिल हो रहे थे, तो ये 7r/2 यहाँ तक आ गए। अब सोचो, ये मान लो इक्वेशन नंबर हो गई 6। अब इसमें फिफ्थ और सिक्स को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए फिफ्थ और सिक्स, अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर लूं तो बड़े आराम से रिजल्ट निकाला जा सकता है। देखना, माइनस करोगे तो ये माइनस और ये माइनस, यहाँ से माइनस होंगे तो पी स्क्वायर कैंसिल होंगे, यहाँ से बचेगा माइनस का 3q²। और इसको माइनस करोगे तो पहले काम करो, यहाँ से कॉमन ले लो, r², ऊपर आएंगे 5/2 और यहाँ होंगे माइनस के 7। इसको सॉल्व करने के बाद ये तुम्हारी हेल्प किसमें करेगा? देखिए 3 यहाँ से सॉल्व करोगे 14 आएगा, 13, यानी सॉल्व करने के बाद ये q की वैल्यू आ जाएगी √3/2r। q का वैल्यू निकाल दो रिजल्टेंट के टर्म में। उसके बाद जब q का वैल्यू तुम्हें मिल गया तो कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, मान लो मैं 5 इक्वेशन यूज कर लूं, फिर 5 इक्वेशन में जहाँ पे q लिखा है वहां पे कितना लिख दूं? √3/r। अब ये तुम लोग आराम से कर सकते हो। तो जब 5 इक्वेशन यूज करोगे तो p का वैल्यू मिल जाएगा r। इसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं है, मेजर चीज ये है कि किस इक्वेशन को किस में ऐड करोगे कि सिंपल सी इक्वेशन पे पहुंच जाओ। तो मैंने q का वैल्यू निकाला √3/2r और p का वैल्यू निकाला r, लेकिन अभी अपना आंसर पूरा नहीं हुआ है। अब इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी काम खत्म। क्या पूछा गया था? रेशियो। तो p जो वेक्टर है, p का वैल्यू कितना आया है? r। q कितना सॉल्व किया है? √3/2r, और r को r रहने दो, ये रख दिया। अब इसको अच्छा सा आंसर बनाने के लिए अंडर रूट तो पूरे में है, सभी में √2 से मल्टीप्लाई कर दो, √2r √3r, और ये √2 पहले से ही थे, √2 से मैंने मल्टीप्लाई करवाया पूरी इक्वेशन में रेशियो बनाने के लिए। √2 कैंसिल हो गए, r से r कैंसिल हो जाएंगे रेशियो में, तो आंसर बनेगा √2 √3 और √2। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आएगा ये। यहाँ पे मैंने तुम लोगों को सिर्फ ये प्रैक्टिस कराई है कि सिर्फ a² b² 2ab cos थीटा के फॉर्मूले को कैसे यूज किया जाता है, कभी रिवर्स करके, कभी डबल करके। अब इसके बाद वाला जो अभी अपना नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा वो आएगा यूनिट वेक्टर से। ओके, तो इसके बाद थैंक यू।